आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाओं तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आज इसी सिलसिले के अंदर हम कक्षा 10 की गणित का जो 8वां चैप्टर है, त्रिकोणमिति परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए हैं। यह हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे। पार्ट 1 में हमने जो 8th एक्सरसाइज और 9th एक्सरसाइज में जो चीजें काम आती है, जो फार्मूलेज यूज में आते हैं, उनके बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। अतः आप कक्षा 10 का ये ध्यान से देखें। तो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति शब्द ये जो ट्रिग्नोमेट्री के अंग्रेजी शब्द से बना है और ट्रिग्नोमेट्री को ग्रीक शब्दों में तोड़ा है। ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब भुजाएं और मेट्रॉन का मतलब माप होता है। यह ग्रीक शब्द है। 3 भुजाओं का माप और 3 भुजाएं त्रिभुज में होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री अंग्रेजी शब्द है। अर्थ इसका है त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम समकोण त्रिभुज की भुजाएं लेते हैं और उनके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इसका क्या अर्थ होता है। तो हम यहाँ पर जो त्रिभुज काम में लेते हैं, बेसिकली ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है और उन्हीं के अनुपात के संदर्भ में हम न्यून कोणों का मान ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात का न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन, जो अध्ययन होता है वो अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एवं समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। शुरू करते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 तो भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर जो 3 तरह के त्रिभुज होते हैं, उसमें सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज होता है, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज होता है और तीसरे नंबर पे आता है समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज मैंने लिखा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 तरह के समकोण त्रिभुज बनाए हैं और त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। एक कोण 90 डिग्री का होता है, बचे हुए दोनों कोण 90 से कम होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ जो होती है वो 180 डिग्री होती है। अगर ए, बी और सी को जोड़ूं तो 180 होता है। अगर ये सी पर 90 डिग्री का है तो अन्य दोनों कोण एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होंगे, अर्थात 90 से कम होंगे। जैसे अगर ये 90 है तो हो सकता है ये 60 हो तो ये फिर 30 हो जाएगा। 90, 60 और 30 ये तीनों मिलकर 180 हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है तो बचे हुए शेष दोनों कोण 90 से कम होंगे, इसीलिए ये दोनों न्यून कोण कहलाते हैं। अब बात आती है समकोण त्रिभुज के अंदर। पहली बात ध्यान रखनी है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण को सीधा बनाया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर। ये ध्यान रहे, कभी भी त्रिभुज को टेढ़ा नहीं बनाएंगे। समकोण त्रिभुज हमेशा सीधा बनेगा। हमेशा इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, जिसको यहाँ पर अपन स्क्वायर से बताएंगे। अब बात आती है यहाँ पर थीटा की। थीटा एक कोण है जिसका मान ज्ञात भी करना हो सकता है और दिया भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे थीटा किसी कोण का मान है, हो सकता है थीटा का मान 0 हो, 30 हो, कोई भी न्यून कोण का मान है। थीटा यहाँ पर न्यून कोण है। क्या क्या हो सकते हैं, तो 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45, 60, 90 तक हो सकता है। अब आगे चलते हैं अपन। ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन जहां पर थीटा और एक लाइन जाती है नीचे की तरफ, क्षैतिज लाइन जाती है, उस क्षैतिज लाइन को हम भुजा को उसका नाम आधार रखते हैं। ये आधार बीसी है यहाँ पर। इसी तरह जो लाइन 90 डिग्री के साथ जाती है ऊपर की तरफ, यानी जो थीटा के जस्ट सामने होती है, थीटा के जस्ट सामने होती है, उसको हम लंब कहते हैं। और समकोण त्रिभुज की वह भुजा जो 90 डिग्री के सामने होती है, जो 90 डिग्री के सामने होती है और सबसे बड़ी होती है, उसको हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पर याद रखने के लिए मैंने आधार को ए बताया, कर्ण को के और लंब को एल बताया। इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर आधार को बेस बोला जाता है, समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्राइंगल, ये बेस है आधार। कर्ण को हाइपोटेनस बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो हम यहाँ पर अब इन तीनों भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा,
कि सबसे पहले मैंने लिया लंब और कर्ण का अनुपात लिया। सबसे पहले मैंने लंब को लिखा ऊपर, अंश में लंब को लिखा और हर के अंदर मैंने कर्ण को लिखा। तो जब लंब बटे कर्ण, एल का मतलब लंब है और के का मतलब कर्ण है। ल से एल लिया, क से कर्ण से, क से के लिया। अगर एल और बटे के है तो इसका एक नाम रखा। लंब में अगर कर्ण का भाग देते हैं, इस अनुपात का एक नाम रखा। इस लंब को अंग्रेजी के अंदर यहाँ पर एसी का है। आप जो भी नाम दोगे उसके हिसाब से, अगर पी क्यू आर है तो यहाँ पी क्यू हो जाएगा, आर एस टी है तो यहाँ पे आर एस आ जाएगा लंब का मान। फिलहाल यहाँ पर अपन ने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया है जिसमें 3 भुजाएं हैं, बी सी आधार है, ए बी कर्ण है और ए सी लंब है। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर लंब को लिया, लंब के नीचे मैंने कर्ण को ले लिया। लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होता है उसको साइन थीटा बोलते हैं। सेकेंड नंबर पर मैंने लिया आधार के नीचे कर्ण को ले लिया, आधार को ऊपर ले लिया और कर्ण का उसमें भाग दे दिया। आधार बटे कर्ण करा, उसको एक नाम दिया मैंने कोस थीटा, कोस थीटा। अब मैंने लंब को ले लिया और आधार का भाग दे दिया। लंब बटे आधार करा, मैंने उसको नाम दे दिया टेन थीटा, टेन थीटा। अब अपन आगे चलते हैं। इसी कर्ण को अब मैं ऊपर लेता हूं और लंब को नीचे ले लेता हूं। ध्यान से देखिए, जब मैंने साइन का वाइस वर्सा लिया, उल्टा किया, तो अपोजिट किया, तो साइन में तो लंब ऊपर है कर्ण नीचे, और यहाँ पे कर्ण ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा। कर्ण बटे लंब को कोसेक थीटा बोलते हैं। इसी तरह कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार को मैंने सेक थीटा का, इसी का उल्टा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आधार बटे कर्ण है, यहाँ कर्ण बटे आधार है। इसी तरह टेन थीटा को मैंने लिया लंब बटे आधार, तो यहाँ पे हो गया आधार बटे लंब, ये टेन थीटा हो गया। यानी कि अगर मेरे से कहे कि कोस कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, ये कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक थीटा इसके बराबर होता है, साइन एक बटे साइन के, एक बटे साइन थीटा के बराबर होता है कोसेक थीटा, एक बटे साइन थीटा के बराबर कोसेक थीटा होता है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा तो एक आ जाता है। इन दोनों को क्रॉस गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इधर एक प्रश्न आ सकता है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान बताओ, तब आपको एक बनना है। यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 होगा तो यहाँ भी 0 आएगा, 45 होगा तो यहाँ भी 45 आएगा। कोसेक 45 इंटू साइन 45 का मान बताओ, तब भी एक ही आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए कोस और सेक को देखिए, कोस में ए ऊपर आ रहा है और के नीचे आ रहा है, और सेक में देखो के ऊपर आ रहा है और ए नीचे आ रहा है, दोनों एक ही चीज है, बस लिखने का फर्क है। इसमें आधा, इसमें अंश ए है और हर के है, इसमें अंश के बन गया और हर, यानी कहने का मतलब होता है ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अब अपोजिट है, अपन ने क्या करा, इसका दोनों को करके देखा कि भाई सेक थीटा को कोस के पदों में लिखिए, तो सेक थीटा को कोस के पदों में लिख सकते हैं एक बटे कोस, यानी कि सेक थीटा कोस का उल्टा होता है और कोस सेक का उल्टा उल्टा होता है। जैसे अगर कहीं कोस का मान 3/5 दे रखा है और पूछे सेक का बताओ, तो सेक का 5 ऊपर कर लेना और 3 नीचे कर लेना। कोस की सहायता से सेक का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है यहाँ पर ए और ये है के। अब के ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, यहीं पर ये मैंने बात बताई। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है वो होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसी तरह इन दोनों के बीच में टेन और कॉट के बीच में भी एक रिश्ता होता है। ध्यान से देखिए आप, लंब ऊपर है आधार नीचे, यहाँ पर आधार ऊपर है और लंब नीचे। अब इन दोनों का गुणा करा, टेन थीटा, अगर कोट थीटा को टेन के पदों में लिखना है, कोट थीटा को टेन के पदों में लिखना है, तो कोट थीटा को टेन के पदों में लिखना है, कोट थीटा को टेन के पदों में अगर हम लिखना चाहें तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए वापस आइए इधर, अब इस फार्मूले को अगर अपन को शॉर्ट में याद करना है, अगर इस फार्मूले को अगर हमको शॉर्ट में याद करना है तो कैसे याद करेंगे, तो अक्सर टीचर्स लोग इस फार्मूले का, इस तरीके का, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। LAL लाल, के ए, का लाल का, तो लाल काका के नाम से इसको जानते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपको ये भुजा याद नहीं है, ये फार्मूला, इसकी सहायता से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए L/K, इसके ऊपर मैंने लिखा है साइन थीटा, यहाँ ये देखिए L/K साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को देखो, A/K को मैंने कॉस का, आधार बटे कर्ण, ये जो लाइन जा रही है आधार आधार ऊपर है और कर्ण नीचे, तो ये कॉस। लंब बटे आधार, मैंने अभी बताया लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। अब उल्टा चलते हैं, ध्यान से देखो, अब की बार कर्ण ऊपर ले लिया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, अब इसका नाम रख देंगे कोसेक थीटा, और आधार बटे कर्ण का उल्टा करा, कर्ण बटे आधार, तो ये सेक थीटा। लंब बटे आधार है, अब अपन ने अंश और हर को आपस में चेंज कर दिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो A/L,
उसको कॉट थीटा बोलते हैं। ऐसे लाल कक्का की सहायता से भी आप याद रख सकते हैं। ध्यान रहे साइन और कोजेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोजेक और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे मतलब व्युत्क्रम होते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर कोई आपको कहे टेन थीटा का मान 3/5 है तो कॉट थीटा का मान बताओ, तो आपको कहना है 5/3 होता है। आइए इस तरह अगर आप इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे और मेरे एक एक शब्द को बार बार सुनेंगे तो मेरा दावा है कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने इससे संबंधित आपको पूरी चीज बता दी है। अब आगे चलते अपन पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की अज्ञात भुजा ज्ञात करने का। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अंदर हमको त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, और अगर ध्यान से देखें अगर 3 भुजाएं हैं, सपोज ये कर्ण का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, या कर्ण का मान ज्ञात करना है, आधार का मान 3 है और लंब का मान 4 सेंटीमीटर है, और अब हमको कह रहा है कर्ण निकालो। तो आपको कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय किस काम आती है? यह त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच में संबंध को बताती है, यानी कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर आधार और लंब दे रखे हैं, कर्ण निकालना है तो पहले वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर कर्ण दे रखा है लंब दे रखा है तो आधार स्क्वायर बराबर से ज्ञात कर लेंगे, और अगर लंब निकालना है और कर्ण और आधार के मान दे रखे तो लंब तीसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। यहाँ आधार का मान 3 दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण लंब का मान 4 दे रखा है, और कर्ण निकालना है। तो इस फार्मूले को ध्यान से देखे, 1 नंबर वाला फार्मूला, कर्ण स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर बराबर आधार दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एबीसी कुछ भी हो सकता है भुजा के नाम पर, मैंने शॉर्ट में लिया यहाँ पर, और एल का मान 4 स्क्वायर। ध्यान से देखिए 4 का होल स्क्वायर, 3 में 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 का टेबल 3 बार बोलना, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलना, 9 प्राप्त होता है। 4 का स्क्वायर मतलब 16 होता है, इन दोनों को जोड़ते तो 25 आता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो कर्ण का मान आ गया √25, और ये स्क्वायर हटता है इधर जाके अंडर रूट बन जाता है, तो के स्क्वायर से के बन जाएगा, और यह 25 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 3 सेंटीमीटर है, लंब 4 सेंटीमीटर है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो हम उसका कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसे ही अगर परीक्षा के अंदर कर्ण अगर दे रखा है 5, आधार दे रखा है 3, तो लंब निकालेंगे तो लंब 4 ही होगा, क्योंकि 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा। अब की बार ये सूत्र लगाएंगे, 16 आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल लेते हैं तो 4 आता है। इसी तरह अगर परीक्षा के अंदर आधार निकालना और ये दोनों दे रखे हैं, 5 ये दे रखा है 4 ये दे रखा है, 25 में से 16 घटा देंगे तो यह 9 प्राप्त होगा, और 9 का वर्गमूल 3 प्राप्त होता है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। और ध्यान रहे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं, 3, 4, 5। अगर एक संख्या 3 है दूसरी 4 है तो सबसे बड़ी संख्या 5 ही होगी, इनका जोड़ा होता है। अगर आपको दे रखा है 6, 8, 10, तो पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या 8 होगी और तीसरी संख्या 10 होगी। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये अगर आधार है, ये लंब है तो ये कर्ण होगा, अगर ये लंब है ये आधार है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, 6, 8, 10। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। अब अपन चलते हैं, आइए अब अपन चलते हैं त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं। जो भी त्रिकोणमिति स्वर समीका है वो स्क्वायर वाले जो सूत्र होते हैं वो त्रिकोणमिति स्वर समीकाएं कहलाती है। अभी यहाँ पर कहीं भी हमने साइन के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर परीक्षा में आ जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान बताए और यहाँ खाली जगह आ जाए, तब आपको 1 लिखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। वापस देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और अब सदा में क्वेश्चन पूछ ले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो ए बी सी डी के अंदर आपको जहां पर एक आ रहा है उसको राइट करना, उस ऑप्शन को राइट करना है, उसको भरना है। तो यहाँ पर 1 है। अगर परीक्षा के अंदर आए साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान बताओ, तब भी 1 ही भरना है, थीटा थीटा होना चाहिए। साइन, ये देखो इसका पैटर्न को समझो, साइन है ऊपर स्क्वायर है, थीटा है, प्लस कोस है स्क्वायर। याद रहिए थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये एन के ऊपर है, ये अंग्रेजी का आखिरी अक्षर है COS, एस के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रहे लिखते समय। तो SIN के ऊपर स्क्वायर है थीटा, प्लस कोस
एस के ऊपर स्क्वायर है, फिर थीटा। याद रहे ये थीटा और ये थीटा, ये जो कोण है न्यून कोण, दोनों में समान होना चाहिए। अगर यहाँ 45 है और यहाँ 60 होगा तो फिर अपना उत्तर नहीं आएगा एक। दोनों का कोण समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ एक्स नहीं है, दोनों एक ही समान। अगर यहाँ 45 है और यहाँ भी 45 है तो सूत्र के हिसाब से उसका मान भी एक होगा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर 60 है प्लस कोस स्क्वायर 60 है तब भी उसका मान एक होगा। तो ध्यान रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। इसी तरह आगे चलते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। प्रश्न आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताओ, और यहाँ रिक्त स्थान आ गया। तब 1 प्लस 10, ध्यान से रहिए, ये रहा 10 और इधर ये रहा सेक। 10 और सेक में एक रिश्ता होता है, स्क्वायर के अंदर रिश्ता होता है, ये वर्ग है। देखो ये जितने भी सूत्र है उसमें कहीं स्क्वायर नहीं है, यहां पर जितने भी सूत्र थे वो स्क्वायर नहीं है, इसके अंदर जो भी सूत्र है उसमें स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में आप क्या भरोगे, सेक स्क्वायर थीटा। क्या भरोगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, आपकी बार कोट का स्क्वायर तो वो कोजेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी तरह अगर परीक्षा के अंदर आपके क्वेश्चन में भी है और बोर्ड में भी आया है, ध्यान से देखिए, इन्हीं सूत्रों को आगे पीछे करके नए सूत्र बन जाते हैं पक्षांतरण करके। ध्यान से देखिए, प्लस 10 स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस, देखो सेक स्क्वायर यहीं से, ये प्लस का 10 स्क्वायर उस तरफ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष से जाएगा, यानी कि डावो थकी जिम्न आ जाएगा। तो क्या होगा, 10 स्क्वायर उधर चला जाएगा तो प्लस का 10 स्क्वायर थीटा पूरा जाएगा, तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इसके पीछे लग जाएगा, इधर एक ही बचेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा, सेक स्क्वायर ये उधर चला गया, माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान बताओ। ये भी प्रश्न आ सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये इसी से बना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर से बना है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा में 10 स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करते हैं सेक स्क्वायर थीटा की तरफ, तो हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचता है और उधर ये, तो मैंने इधर वाले को इधर लिखा, इधर वाले को इधर लिख दिया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान बताओ, ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। तब आपको क्या लिखना है, 1। इसी प्रश्न को घुमा के वो पूछ सकता है, यहाँ पे 8 लिख देगा, 8 और यहाँ भी 8 लिख देगा। अब पूछेगा 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो हमने यहाँ पर 8 का गुणा करा है, तो यहाँ पर भी 8 का गुणा कर दो, 8 आ जाएगा। याद रहे, जो सेक स्क्वायर के आगे संख्या आ रही है वही उत्तर है। जो सेक स्क्वायर थीटा के आगे संख्या आ रही है, वहां पर भी आ रही है और यहाँ पर सेक स्क्वायर के आगे जो संख्या आ रही है, जो चिन्ह आ रहा है वही उत्तर है। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा, देख लो सेक स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, 8, तो उत्तर में 8 भर देना। अगर परीक्षा में यह 9 आ जाए और इधर भी 9 यानी 9 आ जाए, अब पूछे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तब आपको 9 भरना है। ओके, अगर परीक्षा के अंदर यहां पर माइनस के 8 आ जाए और यहां पर प्लस के 8 हो, माइनस 8 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तब ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं, इन्होंने जगह बदल दी, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा के आगे कौन सी संख्या है, माइनस 8, तब यहां पे उत्तर में क्या भरोगे आप, तो कहां देख रहे हो आप, सेक स्क्वायर थीटा के आगे का गुणांक, आगे की संख्या देख रहे हैं। अगर यह प्लस है तो प्लस 8, अगर यह माइनस है तो माइनस 8। इस प्रश्न को जरूर याद रखेगा, बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। वापस देखिए, अपन बात कर रहे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान बताओ, तब आपको यहां पर कितना लिखना है, हर संख्या के यहां 1 का गुणा छुपा हुआ है। 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा है, ये यहां 1 लिखा नहीं है पर है, क्योंकि 1 का गुणा हर संख्या में होता है, वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। समझ में आ गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, परीक्षा में यह प्रश्न आया था, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा का मान बताओ। ठीक है, तो रिक्त स्थान में आए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए, तो अबसद वाले क्वेश्चन के अंदर जहां पर 1 आ रहा है वो भरना है, अगर 8 आ रहा था तो 8 भरना है। ठीक है, और अगर सेक के आगे माइनस 8 आ रहा है, सेक के आगे 10 के नहीं, सेक के आगे अगर माइनस 8 आ रहा है तो उत्तर आपको माइनस 8 लिखना है। ये ट्रिक याद रखनी है आपको। आगे चलते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले गए, पक्षांतर करके ऐसे ही ले गए तो उधर माइनस में आ गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा ये उधर चला गया, पूरा उस तरफ जा भाई, तू उधर जा, पक्षांतरण कर दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे ही परीक्षा में आ जाए, यहाँ पे 8 आ जाए और यहाँ पे भी 8 आ जाए, 8 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा 8, और अगर यहाँ माइनस लग जाए, ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाए
तो कोजेक के आगे कौन है, तब -8 लिखना है। तो ये ध्यान रहे, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर कोजेक स्क्वायर के आगे 8 हो तो 8 उत्तर, -8 हो तो -8 उत्तर। ओके गाइस, नाउ अब अपन चलते लास्ट में। ये 3 त्रिकोणमिति स्वर समीकरण होती है, प्रश्न आ सकता है तीनों त्रिकोणमिति स्वर समीकरण लिखिए। तब आपको ये लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पर अब मैं जब भी इसके सवाल कराऊंगा तो इन सूत्रों का प्रयोग करूंगा कि जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है उसको सीधा 1 लिख दूंगा, जहां 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है उसको सेक स्क्वायर लिख दूंगा, जहां 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ रहा है उसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है इस पूरे की जगह में 1 लिख सकता हूं, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ रहा है उस पूरे की जगह में 1 लिख सकता हूं। इसी को सूत्र कहते हैं, और इसी से त्रिकोणमिति के सवाल आसानी से दिखते, बहुत लंबे चौड़े हैं, परंतु जब हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो वो सवाल छोटा सा हो जाता है और आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, मेरा आपसे निवेदन है इस सारणी को आप सबसे पहले परीक्षा के अंदर बना ले या याद रख लें। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, इसके अंदर थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 ये सब न्यून कोण कहलाते हैं। जब 90 से थोड़े कम हो जाएंगे तो न्यून कोण कहलाएंगे, ये समकोण कहलाता है। तो ध्यान रहे, पहले देखो साइन 0 का मान बताओ तो 0 होता है, साइन 30 का मान बताओ 1/2 होता है, साइन 45 का मान बताओ 1/√2 होता है। परीक्षा में अगर आपसे पूछ लिया कि साइन 60 का मान बताओ, खाली जगह छोड़ दी बस, या अब सदा में आ गया साइन 60 का मान बताओ, तब आपको लिखना है ये रहा साइन, ये रहा 60, और साइन 60 का मान कितना है, थीटा की जगह 60 लिख दिया, साइन 60। ध्यान रहे ये थीटा ही 60 है, साइन थीटा 60 मत करना, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस थीटा की जगह ही मैंने 60 लिया। ये मैंने लिख तो दिया है थीटा, पर ये थीटा जो है वो कोण है, ये वाले कभी 0 बन जाएगा तो साइन 0। देखो मैंने यहां थीटा नहीं लिखा, थीटा को हटा के मैंने लिख दिया 60। साइन 60 का मान बताओ तो क्या होता है साइन 60 का मान, बोलिए √3/, तो यहां पर आपको भरना है √3/2 होगा। साइन 90 का मान बताओ, या 90 आ जाए, साइन 90 का मान बताओ, तब अपन को यहां पर साइन 90 का मान क्या लिखना है, 1 लिखना है, साइन 90 बाय द हेल्प ऑफ द टेबल। त्रिकोणमितीय रेशो की जो टेबल है, उनके मान की जो सारणी है, उससे अपन ने लिखा। इससे पहले कोस का मान बताओ। अब ध्यान रखना, कोस का मान में ये वाली जो संख्या है वो यहां लिख देंगे, ये वाली संख्या यहां आ जाएगी, उल्टा चलना है, ये वाली यहीं रहेगी, ये वाली इधर चली जाएगी, और जो साइन 0 है वो 90 की जगह चली जाएगी। वापस देखिए, जो साइन 90 का मान था वो कोस 0 का बन जाएगा, जो साइन 60 का मान था वो कोस 30 का बन जाएगा, जो साइन 45 का मान था वो कोस 45 का बन जाएगा, जो साइन 30 का मान था वो कोस 60 का बन जाएगा, और जो साइन 0 का मान था वो कोस 90 का मान बन जाएगा। ध्यान से देखो, 0 0 1 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2, ये ऐसे चलना है। अब मैंने इसका मान निकालने का तरीका बताया था आपको, इसका एक तरीका मैंने आपको बता रखा है, पर फिर मैं बता देता हूं कि हमको इनका मान कैसे निकालना है। 0 1/2, तो साइन का मान हम निकाल सकते हैं कि हम एक संख्या लेते हैं यहां पर 0, और 0 के बाद लेते हैं हम 1/4, पाव पाव का 1/4 का डिफरेंस रखते हैं। 0 में पाव जोड़ा 250 ग्राम, जिसको पाव कहते हैं अपन 1/4, फिर 1/4 में और 1/4 जोड़ा 1/2, 1/2 में और 1/4 जोड़ा 3/4, और लास्ट में 3/4 में 1 जोड़ा। जैसे अपन कहते हैं 0 250 ग्राम, आधा किलो, 500 ग्राम, 750 ग्राम और 1 किलो। अब इसका वर्ग 0 1/4, 1/2, 3/4, 1 लिख लो। अब इसका वर्गमूल निकाल दो। जैसे ही हम वर्गमूल निकालेंगे जो मान आएंगे इसमें रखते जाओ। बताओ 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 रख दिया। देखो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का कितना होता है 2, तो 1/2, ये आ गया साइन 30 का सेकंड नंबर पे मान। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, परंतु 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, ऐसा ही लिखना पड़ता है, अपरिमेय संख्या है तो 1/√2, ये देखो 1/√2। तीसरे में आओ, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 ही रहेगा, और 4 का निकलता है, कितना होगा, ये देखो √3/2, ये रहा। तो पाव पाव में संख्या लिख के 1/4 जोड़ जोड़ के संख्या लिख दो, 0 1/4, 1/2, 3/4 और 1।
फिर इसके ऊपर वर्गमूल निकाल दो और इसका वर्गमूल का जो भी मान आएगा वो साइन का मान यहां पे रख दो शुरू से लेके अंत तक। और एक का वर्गमूल एक ही होता है, इसीलिए एक आ गया। वापस देखिए, 0 लिखा मैंने, फिर 1/4 लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर 3/4 लिखा, फिर 1 लिखा। सेकंड नंबर पे मैंने अंडर रूट लगाया, इसका भी 0 का भी, इसका भी अंडर रूट लगाया, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट 1। इसका मान 0 का 0 होता है, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है, अंडर रूट 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं निकलता अंडर रूट 2, 3/4 में 3 का वर्गमूल नहीं निकलता अंडर रूट 3 और 4 का निकलता है 2 और अंडर रूट 1 का 1। तो ये जो संख्या आई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, वो मैंने यहां पर लिख दी। ये सब साइन की वैल्यू को याद रखने का तरीका है, शॉर्टकट। अब आपने क्या करा, इस वाले को यहां लिखा, उल्टा चलना, जैसे हम यूं जा रहे हैं अब यूं जाना है। अब क्या करना, टेन थीटा को देखो मैंने क्या लिखा, टेन थीटा किसका अनुपात होता है, साइन बटे कोस। ये भाग का निशान है, बटे का मतलब भाग, साइन में कोस का भाग दे दो तो साइन वाली वैल्यू, अगर टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है, साइन में कोस का भाग हो रहा है, ध्यान से देखिए। और टेन 0 लिखना है तो साइन 0 में कोस 0 का भाग दे दो, इस 0 में इस 0 का भाग दे दो। टेन 30 लिखना है तो इसमें इसका भाग दे दो, तो 10 का मान प्राप्त होगा। देखिए ध्यान से, हमने 0 में 1 का भाग देते, किसी भी संख्या में 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, और 1 में अगर 0 का भाग देंगे तो अनंत प्राप्त होता है, इनफाइनाइट। तो 0 में 1 का, यहां पे ध्यान से देखो, ये तीसरी लाइन लिखना चाह रहा हूं तो मैं इसकी बदल दूंगा, 0 ये बटे 1, 0 में 1 का भाग जा रहा है तो 0 आ रहा है। इधर आओ, 1/2 ऊपर है अपॉन अंडर रूट 3/2, 2 से 2 खत्म, ऊपर तो बचेगा 1, ये बटे का निशान और अंडर रूट 3, तो 1/√3। वापस देखो, 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग दे रहा हूं, 2 से 2 खत्म हो गए, कैंसिल हो गए, कट गए, तो ऊपर बचा, अंश में 1 बचा और हर में ये बचा, तो 1/√3। इस लाइन के ऊपर तो ये बच रहा है, नीचे ये बच रहा है, लिख दिया। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, 1 ही बचा, 1 लिख दिया, कुछ भी नहीं बचा, 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा। अंडर रूट 3/2, 1/2, 2 से 2 खत्म, खाली √3 बच रहा है, ऊपर और नीचे 1, 1 को लिखते अंडर रूट 3। अब 1 में 0 का भाग, यहां देखो, यहां 0/1 था, अब यहां 1/0 आ रहा है, तो 0/1 0 होता है और 1/0 अनंत होता है। अब आ गया 10 का मान आपके पास आ गया। अब कोट का निकालना है, कोट का वही तरीका जैसे अपन ने साइन से कोस का लिखा था, सेम वही तरीका। देखिए ध्यान से, ये अंतिम मान क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। अब उल्टा चलो, यहां से चलो, पहले नंबर पे क्या आ रहा है, बोलते रहना, पहले नंबर पे अनंत अनंत, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, अंडर रूट 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 1, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 1/√3, 1/√3, और लास्ट पांचवें नंबर पे 10 0 का जो मान आ रहा है वो कोट 90 पे चला जाएगा, लास्ट अंतिम, यानी इसका अंतिम, इसका फर्स्ट, इसके बाद ये वाला, इसका सेकंड, ये थर्ड वाला थर्ड, इसका फोर्थ, ये इसका, और इसका पीछे से आएंगे, ये लास्ट वाला है, इधर ये लास्ट हो जाएगा। अब आगे चलते, सेक। मैंने अभी बताया था, जो सेक थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो तो कोस का उल्टा होता है, 1/cos थीटा। ध्यान से देखिए, अगर ये अंश है और ये हर है तो ये मेरे पास कोस का मान है। अब मुझे सेक बनाना है, अगर यहाँ 3 ऊपर है और 2 नीचे है, 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो ये सेक का मान हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अगर मेरे यहाँ पे अंडर रूट 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो जैसे ही मैं सेक का मान निकालूंगा, ये कोस का मान है 2/√3, तो अंडर रूट 3 जाएगा ऊपर और जो 2 ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। जैसे अगर ऊपर 1 है और नीचे अंडर रूट 2 है, अब ये कोस का मान है 1/√2, ये बीच में बटे 1/√2, अब ये √2 ऊपर चला जाएगा सेक में और 1 नीचे आ जाएगा, तो अंडर√2/1, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अंडर√2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सेक का उल्टा। ध्यान रखो, सेक किसका उल्टा होता है, सेक कोस का। सेक किसका उल्टा होता है, यहां पे देखो, सेक की जगह कोस और सेक को मैंने ऊपर नीचे लिखा है, ये आधार बटे करण, ये तो कोस, और करण ऊपर हो जाएगा और आधार, ये वाली भुजा ऊपर और ये वाली भुजा नीचे चली जाएगी, अपोजिट अपॉन में चली जाएगी, चेंज हो जाएंगी, अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है, तो करण बटे आधार सेक हो गया। ठीक है, बताइए, ये 1 है, 1 का उल्टा करो, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही,
1/1 तो ऊपर जाएगा तो भी 1 ही आएगा, 1/1 तो 1 लिखा, देखो ध्यान से। अब देखो ये √3/2 है कोस में, तो सेक में हो जाएगा 2/√3। देखो 2/√3, ऊपर ये था नीचे ये था, अंश हर, अंश यहाँ पे √3 है, हर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर उल्टा हो गया, जो हर था वो अंश बन गया और जो अंश था वो हर बन गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि अगर कोस का मान दे रखा है तो सारणी आराम से बन सकती है, सेक उसका अपोजिट करना है, उल्टा करना है। आगे चलते हैं, कोस थीटा में देखो 1 ऊपर है बेटे, √2 नीचे, अब √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा। ये देखो √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे, 1 को लिखते ही नहीं। आगे चलते देखो 1 ऊपर है 2 नीचे है, अब ये तो कोस के मान में सेक का निकालना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1, तो 2 में 1 का भाग देंगे 2 ही आएगा। आगे चलते हैं, मैंने आपको कहा था याद रखना, कभी भी अगर 1/0 हो और 0/1 हमेशा ध्यान रखना, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आता है और 1 में किसी भी संख्या का भाग दो, अरे 1 में 0 का भाग दो, अगर नीचे हर में 0 आ रहा है, कभी भी ध्यान रखना 5/0 आए, 6/0 आए, 1/0 आए, 60/0 आए, नीचे 0 आए तो हमेशा अपन को क्या लिखना है, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से अपन डिवाइड नहीं कर सकते, 0 का टेबल होता ही नहीं है, तो इनफाइनाइट, अनंत। 0/1 देखो 0 अंश है तो 0 आएगा, और 0 हर में आ जाए, नीचे हर में बटे में नीचे आ जाए तो 0 का भाग कभी जाता ही नहीं, तो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, ये अनंत, 0 का उल्टा अनंत, इस 0 का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है, क्योंकि 0 के नीचे 1 तो छुपा हुआ है। 0/1 तो उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 0, और 1/0 को मैंने अभी बताया क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है 1/0, अनंत। क्या होता है, अनंत। अब आजा कोसेक थीटा को लिखते हैं। अब वापस देखो कोसेक थीटा 3 बार मैंने रिपीट करा है, ध्यान रखो, मैंने साइन वाले से कोस कैसे लिखा, उल्टा चलकर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सेक आ गया अपने पास, अब कोसेक कैसे लिखेंगे, जो इसका अंतिम है उसको इसमें भर दो, भरा, यहां पर देखो सेम आ रहा है, इनफाइनाइट। अब यहां पे क्या लिखूंगा, 2, अब की बार क्या आएगा, √2, और ये वाला 2/√3, और लास्ट जो इसका फर्स्ट है, जो सेक 0 का मान 1, तो सेक 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखे, ये वाली जो लाइन यूं उल्टी चल रही है, विपरीत दिशा में आना है तो उसको ऐसे वाइस वर्सा लिखना है। तो इस तरह हमने त्रिकोणमिति सारणी करी। इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि साइन 90 का मान आपको आना चाहिए। अब एक चीज और समझ लो, मान कैसे रखते हैं, तो ध्यान रखना, कभी ऐसे आ जाए कि साइन 30 का मान बताइए, ध्यान से देख लीजिए एक बार मान कैसे रखते हैं। लास्ट है साइन 30 का मान, आप सारणी में जाओ, साइन 30 का मान 1/2। आप इसको याद कर लो तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं करते हो तो आप मैंने जिस तरीके से बनाई है वैसे बना भी सकते हो, सोच सोच के बना के और रख लो। साइन 30 का मान कितना होता है, तो सारणी पर देखने पर पता लगता है साइन 30 का मान 1/2। क्लियर। अगर परीक्षा में कह दे साइन स्क्वायर 30 का मान बताओ, ऐसे स्क्वायर आ जाए ऊपर, तब अपन को 1/2 तो लिखना ही है, परंतु ये तो साइन 30 का मान था। वापस देखो, साइन 30 का मान 1/2 था, अगर यहाँ स्क्वायर आ जाए, 2 घात आ जाए या 3 घात आ जाए, इसके ऊपर 3 घात आ जाए या 4 घात आ जाए, तब अपन को क्या करना है, साइन 30 का मान लिखना है, और अगर घात इस पे 2 है तो इसके ऊपर भी अपन को घात 2 लगानी। वापस समझो, अगर साइन 30 का मान पूछे तो 1/2 लिखना, और साइन स्क्वायर 30 का मान पूछे तो उसके मान के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं लिखना है, खाली हमको इतना संख्या ही लिखनी, कभी भी साइन स्क्वायर 30 नहीं लिखते, इसका ही तो मान लिखने डायरेक्ट, क्योंकि ये पूरा हट जाएगा उसकी जगह ये। अब कैसे आया, 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 में 1 का गुणा, 2 में 2 का गुणा, तो जितना घात होती है ऊपर उसको लिख दो, 1 का स्क्वायर 1 × 1, 2 की घात 2, 2 × 2 बैठे 2 × 2। अब टेबल बोलो, 1 का पढ़ा 1 बार 1, 2 का पढ़ा 2 बार 4, तो इसका उत्तर क्या आया, 1/4। एक और करते हैं अपन, ध्यान से देखिए आप, अगर आपको कहे कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 का मान बताओ, तो सबसे पहले आप कोस 30 का रखो,
कोस 30 देखो क्या है, कोस 30 कितना है, अंडर रूट 3/2। तो यहां लिखेंगे अपन अंडर रूट 3/2। अब चूंकि स्क्वायर भी करना है, कोस 30 तो निकाल दिया, अब स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर भी करना है, तो इसका होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है पूरे के, या एस के ऊपर, इसका मतलब ये पूरे के ऊपर यहां स्क्वायर हो गया। 3 घात होती है तो 3 बार, अब स्क्वायर करा तो इसको भी डबल बार लिखो, घात 2 का मतलब होता है डबल बार लिखना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3/2 इंटू 2। अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा करते हैं ना, अंडर रूट 3 तो खाली 3 होता है, क्योंकि अंडर रूट 3 9 हो जाता है। 3 का टेबल 3 बार बोलो कितना आता है, 9, और 9 का अंडर रूट वापस निकालो कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3। तो अंडर रूट, अब मैं ऐसे याद कराता हूं कि अंडर रूट 3 3, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 4, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 5, अंडर रूट हट जाता है डायरेक्ट 5 लिख दो, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 6, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 7, तो अंडर रूट 3 आएगा। वो यूं भी समझ सकते हैं, 3 का टेबल 3 बार बोलो 9, और 9 का वर्गमूल 3 ही होता है, ठीक, वर्गमूल हट जाता है। या सिंपल समझो, 2 अंडर रूट वाली संख्या आती है ना, तो अंडर रूट हटा दो और एक बार लिख दो। 2 अंडर रूट वाली संख्या आती है तो उनके ऊपर से अंडर रूट हटा के एक बार लिख दो। जैसे सिंपली आए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो आपको 2 ही करना है, वो गुणा हो गया। अब नीचे देखो, 2 दूनी 4, तो उत्तर क्या आया इसका आंसर, 3/4, 3/4। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि इस जो मैंने इसको पढ़ाया है त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति के सूत्र क्या क्या है, ध्यान रहे जब हम जो प्रश्न वाली पढ़ेंगे, 8वीं प्रश्न वाली पढ़ेंगे, उसमें tan थीटा का सूत्र याद रखना, ये वाला सूत्र याद रखना, sin थीटा लंब बटे करण होता है और tan थीटा लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार और लंब बटे करण, sin थीटा का मान होता है लंब बटे करण, cos थीटा का होता है आधार बटे करण, और tan थीटा का होता है लंब बटे आधार। इन तीनों सूत्रों को आप sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा को याद रख लें इस लाल कक्का के हिसाब से। इन्हीं का प्रयोग हम ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित सरल समस्याओं के ऊपर 8 जो आपकी 9वीं प्रश्न वाली है उसके अंदर भी अपन करेंगे। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखने हैं। इस मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप इन सब को एक बड़े कागज पर एक साथ उतारें और 1 बाय 1 इसको याद रखें। जब भी आप कक्षा में ये काम करते हैं, ये प्रश्न वाली पढ़ते हैं, इसका सवाल करते हैं, तो उस कागज को सामने रखें, उन फार्मूलास को बार बार लिखें और फिर उनको हर बार जब भी सवाल करो सूत्रों को जरूर लिखें। इससे आपको सूत्र याद हो जाएंगे और कक्षा में भी आप एक ऐसी प्रतियोगिता कर सकते हो सूत्रों की कि एक लड़का अगर सूत्र पूछ रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, तो ऐसे इन सूत्रों की भी अंतराक्षरी आप कर सकते हो। आप यूं कह सकते हो भाई साइन थीटा का मान बता, तो वो बताएगा साइन थीटा बराबर भुजाओं के अनुपात में लंब बटे करण होता है। फिर आप कहोगे आप कोस थीटा का मान बता, तो लंब बटे करण। इस तरह आप एक दूसरे से प्रश्न भी पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान बता, तो वो कहेगा सर 1 होता है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान बताओ। ऐसे अगर आपकी कक्षा में अध्यापक नहीं है तो आप समय रहकर ये साइन थीटा और कोस थीटा के संबंध याद कर एक दूसरे से पूछ सकते हैं, अंतराक्षरी बना सकते हैं, खेल सकते हैं। इस तरह आपको सूत्र याद हो जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी ग्रामीण अंचल के बालक बालिका हैं उन तक इसको जरूर पहुंचाएं। और इस वीडियो को रोककर आप इसको उतार लें एक बार पूरा, और इस वाले को भी उतार लें पॉज करके। और ये मैंने कैसे किया है मैंने आपको ये बता दिया है पूरा वीडियो। इस पूरे को आप ध्यान से देखिए वीडियो में और इसको आप उतार लें यहां से लेकर यहां तक। और जो मैंने वीडियो बताया है 1 बाय 1 मैंने एक एक चीज को समझाई है, तो आप इसको उतारने के बाद कागज को सामने रखें और जब मैं यहां से पढ़ाना शुरू करता हूं तब आप उस कागज पे वहां जाकर देखिए कि सर ने क्या पढ़ाया है कॉपी में, और इस तरह आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।